नमस्ते। इस वीडियो में मैं उस सेक्टर की बात करने वाला हूं जिसका निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज है और डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में भी इस सेक्टर के स्टॉक्स ज़रूर होंगे, चाहे आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो या म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। और ये सेक्टर में अभी रिसेंटली थोड़ा करेक्शन और वीकनेस भी देखने मिला है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में इस सेक्टर की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों कवर करूंगा। क्वार्टर वन रिजल्ट्स जो इन सेक्टर की कंपनियों के आए हैं उनके भी डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे और इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो करेक्शन आ रहा है वो क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या एक वैल्यू ट्रैप है। तो मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ वो है बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर। बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए पिछले 6 महीने में काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं, जैसे कि आरबीआई ने ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में कट कर दिया और उसके साथ साथ आरबीआई ने सीआरआर में भी 100 बेसिस पॉइंट कट किया है। तो जिनको भी शेयर बाज़ार का लंबी अवधि का नज़रिया है वो जानते होंगे कि बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए कहा जाता है कि जब भी रेट की दरें घट रही होती हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम होता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलता है। तो इतने सारे पॉजिटिव्स होने के बावजूद भी स्टॉक्स करेक्ट क्यों हो रहे हैं? स्पेशली काफ़ी अच्छे क्वालिटी नेम्स जैसे कि बजाज फिनेंस, जैसे कि कोटक बैंक, इन्होंने काफ़ी अच्छा 8-10% का करेक्शन दिखा दिया है। तो आइए जानते हैं डिटेल में कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो हम लोग पहले बैंक्स के डिटेल्ड क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे और उसमें क्या स्पेसिफिक डिटेल्स निकल के आई हैं उसको भी डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो ये रहे जो मेजर बैंक्स हैं उनके डिटेल्ड क्वार्टर वन एनालिसिस। आप पूछेंगे कि मैंने इन्हीं बैंक्स को क्यों शॉर्टलिस्ट किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर में आज की डेट में जो लार्ज कैप बैंक्स हैं, एक तो उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट क्वालिटी बढ़िया है, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और वैल्यूएशंस वाइज भी देखें, इनके ही हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस से कंपेयर करें तो काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं, इफ़ नॉट डिस्काउंट वैल्यूएशन। तो अगर आपको लार्ज कैप अच्छी क्वालिटी के बैंक्स ही रीजनेबल वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप बैंक्स में क्यों जाना है, जहां पर एसेट क्वालिटी डिटीरियोरेशन का हमेशा रिस्क बना रहता है, कभी मैनेजमेंट रिलेटेड क्वालिटी कंसर्न्स आते हैं। तो इसलिए मैं इन्हीं बैंक्स को मेजरली ट्रैक करता हूं। तो आप देखेंगे कि पहले जो 4 सबसे बड़े लार्ज कैप बैंक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा और एक्सिस, और 2 जो सबसे बड़े पीएसयू बैंक्स हैं, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, उनको मैंने डिटेल में कवर किया है। तो अगर आप देखोगे कि एनआईआई ग्रोथ की बात करूँ तो जनरली ये क्वार्टर काफ़ी म्यूटेड रहा था सारे बैंक्स के लिए। अगर आप देखोगे कि एचडीएफसी ने 5-5.5% का एनआईआई ग्रोथ दिखाया, आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे अच्छा एनआईआई ग्रोथ दिया 10.5% का, कोटक बैंक का 6% का था, बाकी सबका फ्लैटिश टू स्लाइटली नेगेटिव था। लेकिन एसेट क्वालिटी के मामले में कुछ डाइवर्जेंस देखने मिला है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक में ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए स्लाइटली बढ़ा है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग रेशियो में नहीं बढ़ा है लेकिन स्लाइटली बढ़ा है। आईसीआईसीआई बैंक में अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो घटा है, लेकिन अभी भी अगर आप ग्रॉस एनपीए देखोगे तो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक से ज़्यादा है। तो आईसीआईसीआई बैंक का एसेट क्वालिटी के थोड़ा सा एग्रेसिव वो लोन्स देते हैं और जब भी इकोनॉमी में डाउन टर्न आता है या साइकिल थोड़ा ख़राब होता है तो आईसीआईसीआई बैंक के जनरली एसेट क्वालिटी में डिटीरियोरेशन देखने मिलता है। कोटक बैंक की बात करूँ तो अगेन एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में थोड़ी सी बढ़त देखने मिली है, लेकिन फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है।
एक्सिस बैंक की एसेट क्वालिटी में इतना ज़्यादा गिरावट देखने नहीं मिली है, लेकिन शेयर बाज़ार को उनके नतीजे बिल्कुल पसंद नहीं आए बिकॉज रेवेन्यू ग्रोथ कुछ नहीं था, प्रॉफिटेबिलिटी में स्लाइटली डिप देखने मिला, नेट एनपीए भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, 11 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया। एसबीआई के एसेट क्वालिटी में काफ़ी अच्छा सुधार देखने मिला है, ग्रॉस एनपीए काफ़ी ज़्यादा घट गया, नेट एनपीए भी काफ़ी ज़्यादा घट गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एसेट क्वालिटी में सुधार देखने मिला है। अब अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूँ तो अगेन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये दो ही हैं जिन्होंने डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ क्लॉक किया है। एसबीआई का भी नंबर डबल डिजिट के आसपास ही है, 9.8 मतलब 10% के आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की बात करूँ तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक इनमें डी ग्रोथ देखने मिला है। कोटक महिंद्रा बैंक का आपको बड़ा नंबर दिख रहा है बिकॉज लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 1 FY25 में एक एक्सेप्शनल आइटम था, उसकी वजह से तब का नंबर काफ़ी बड़ा था। अगर उसको एडजस्ट करें तो इतना ज़्यादा डिप नहीं है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के नंबर काफ़ी बढ़िया हैं, एसबीआई के नंबर भी काफ़ी बढ़िया हैं। एक कॉमन पैरामीटर जो आपको दिखेगा वो है निम्स में डिक्लाइन, बिकॉज आरबीआई ने फटाफट से 100 बेसिस पॉइंट का कट कर दिया पिछले 3-4 आरबीआई साइकिल्स में या मॉनेटरी पॉलिसी में। और ये जो बैंक्स होते हैं इनको पास ऑन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों? बिकॉज आप समझिए, देखिए बैंक्स को जो मेजर पैसा मिलता है वो कैसा मिलता है, जो फिक्स डिपॉजिट्स होता है उससे मिलता है, और जो कासा रेशियो होता है, जो हमारे करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये दो रीजंस हैं जिनसे उनको फंड्स मिलता है। तो अगर मैंने 5 साल की एफडी खुलवा ली है एक रेट पे, तो अब बैंक को वो रेट तो मुझे देना पड़ेगा जब तक मेरी एफडी चलेगी, राइट। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब रिन्यूअल आएगा तब मुझे एग्जिस्टिंग जो रेट हैं, अभी जो घटे हुए रेट्स हैं, उसी पे डिपॉजिट रिन्यू करवा पाऊँगा। तो इसलिए बैंक्स को जो डिपॉजिट रेट्स है, उनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, जब रेट्स गिरते हैं तो उसको प्राइसिंग करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, कुछ महीने लग जाते हैं, कुछ क्वार्टर लग जाते हैं। जबकि काफ़ी सारे ऐसे लोन्स हैं, जैसे होम लोन्स हो गया, तो आरबीआई ने मैंडेट किया है कि किसी भी एक्सटर्नल बेंचमार्क से वो लिंक्ड रहते हैं, तो मोस्टली रेपो से लिंक्ड रहते हैं। तो जैसे ही आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो ये बैंक्स को या तो अगले महीने या अगले क्वार्टर, जैसे ही उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन किए हैं, तो वो लोन्स के रेट्स कम करने पड़ते हैं। तो इसलिए निम्स में दबाव देखने मिलता है इनिशियल कुछ क्वार्टर्स में, जब भी रेट कट्स होता है तब। लेकिन लंबी अवधि में, क्योंकि अब रेट्स घट गए, तो बैंक्स क्या करती हैं कि अगर 100 बेसिस पॉइंट से रेट्स घटी हैं, तो जो अभी फ्रेश लोन्स वो दे रहे होंगे वो 100 बेसिस पॉइंट घटा के नहीं दे रहे होंगे, वो या तो 40 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट घटा के देंगे। बाद में भी 100 का 100 बेसिस पॉइंट रेट कट कस्टमर्स को जनरली वो पास ऑन नहीं करते, वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हैं, अपना निम्स बढ़ाते हैं। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी रेट कट साइकिल स्टार्ट हो जाती है या रेट कट की दौर में हम लोग आ जाते हैं, तो बैंक्स और एनबीएफसीज को फ़ायदा होता है। इनिशियल कुछ क्वार्टर्स में डेफिनेटली दबाव रहता है, और वही चीज़ हमें देखने मिल रही है कि देखिए निम्स देखिए तो एचडीएफसी का 12 बेसिस पॉइंट घट गया, आईसीआईसीआई का सबसे कम घटा है 2 बेसिस पॉइंट, कोटक महिंद्रा बैंक का तो बहुत ज़्यादा घट गया, एक्सिस देखिए, एसबीआई देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, सबका 20-30 बेसिस पॉइंट के आसपास का निम्स घटा है। तो ये कब रिकवर होगा? आने वाले 1-2-3 क्वार्टर में, क्योंकि सीआरआर कट भी हो रहा है। तो सीआरआर बेसिकली क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। तो बैंक्स जितना भी एफडीज या डिपॉजिट्स लेती हैं रिटेल कस्टमर से, उसका कुछ परसेंट उनको आरबीआई में जमा करवाना पड़ता है एज अ कैश रिजर्व रेशियो, ताकि अगर अचानक से लोग पैसा विड्रॉ करने लगे तो बैंक्स के पास वो डिपॉजिटर्स को पैसा वापस करने के लिए पैसा हो, और आरबीआई के पास भी एक सेफ गार्ड हो
कि अगर बैंक्स नहीं लौटा पा रही हैं तो जो CRR के में पैसा रखा हुआ है RBI उनको टेम्प्रेरी बेसिस पे रिलीज़ कर सकता है ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं उनको पैसा वापस मिल जाए। तो सितंबर से ग्रेजुअली RBI CRR कट भी करने वाली है, तो उसका फ़ायदा भी बैंक्स को ग्रेजुअली दिखेगा। तो अब मैं अगर वैल्यूएशंस की बात करूँ तो इनके जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस रहे हैं उसके कंपैरिजन में सारे बैंक्स काफ़ी कम प्राइस टू बुक, प्राइस टू इक्विटी पे ट्रेड कर रहे हैं। बैंक्स के लिए मोस्टली प्राइस टू बुक इज़ अ बेटर वैल्यूएशन पैरामीटर। तो HDFC बैंक किसी टाइम पे 3.54 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता था, आज के डेट में 2.92 पे कर रहा है। ICICI बैंक 3.24, कोटक महिंद्रा बैंक तो एक टाइम पे जब उसका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था तो 4.5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा था, वो आज की डेट में 2.5 पे मिल रहा है। SBI भी 1.42 के प्राइस टू बुक में मिल रहा है। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस काफ़ी रीज़नेबल है, और ये घटे हुए वैल्यूएशन इसलिए हैं क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ में भी काफ़ी गिरावट देखने मिली। जैसे आप देख रहे हो NII ग्रोथ हार्डली सिंगल डिजिट में है, या मैक्सिमम टू मैक्स डबल डिजिट, लो डबल डिजिट में है। तो इसकी वजह से ये वैल्यूएशन भी रीज़नेबल है, बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है। जैसे ही क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होगा, NII ग्रोथ, रेवेन्यू, प्रॉफिट ग्रोथ दिखने मिलेगा, तो ये जो प्राइस टू बुक है इसमें बढ़त देखने के चांसेस काफ़ी मिलेंगे। बाज़ार इसको ज़्यादा प्राइस टू बुक, ज़्यादा प्राइस टू इक्विटी देने लगेगा जैसे ही रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ पिकअप होने लगेगा। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ तो HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI, इन तीनों के नतीजों को बाज़ार ने थम्सअप दिया था। जब नतीजे आए उसके बाद तुरंत ये स्टॉक्स ने पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई थी, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक में नेगेटिव मोमेंटम देखने मिला था या गिरावट देखने मिली थी Q1 रिजल्ट्स आने के बाद। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी म्यूटेड रह सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ये बैंक्स, इनके निम्स में भी दबाव देखने मिल सकता है, और भी निम्स थोड़े घट सकते हैं, और एसेट क्वालिटी में भी थोड़ा सा और डिटीरियोरेशन देखने मिल सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि दिसंबर क्वार्टर और स्पेशली मार्च क्वार्टर से काफ़ी अच्छा पिकअप देखने मिल सकता है इन बैंक्स के नतीजों पे। अब अगर मैं बात करूं कि इन 6 बैंक्स में से कौन सी बैंक्स को मैं प्रेफर कर रहा हूं, किस में मैं सबसे ज़्यादा बुलिश हूं, सबसे ज़्यादा मैं ख़रीद कर रहा हूं, तो सबसे ज़्यादा मैं जिस पे बुलिश हूं वो है कोटक बैंक। इसके पीछे कारण यह है कि कोटक बैंक पे पिछले 3-4 साल से कुछ ना कुछ ग्रहण लगे हुए थे। पहले तो प्रमोटर्स जो उदय कोटक थे, उनको RBI के मैंडेट की वजह से अपना स्टेक डाइल्यूट करना था, तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवरहैंग स्टॉक पे था। उसके बाद RBI का रेगुलेटरी एक्शन हो गया बैंक पे, क्योंकि इनके जो IT मैकेनिज़म्स थे, ऑनलाइन जो अकाउंट क्रिएशन मैकेनिज़म्स थे, उसमें KYC जो करते थे उस पर RBI खुश नहीं था। तो इसलिए RBI ने एक एम्बार्गो या बैन लगा रखा था कि कोई भी डिजिटल ऑनलाइन कस्टमर बैंक्स एक्वायर नहीं कर सकती थी। तो वो सारे जो मेन हर्डल्स थे वो कोटक बैंक से हट चुके हैं। तो अभी उनके पास एक बहुत ही क्लियर रनवे, क्लियर विजिबिलिटी है कि अपना क्रेडिट ग्रोथ, अपना प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ वो बढ़ा सके। और स्टॉक ने भी पिछले 4-5 साल से कोई रिटर्न्स नहीं दिया है, उसी रेंज में 1600 से 2000 के रेंज में ही घूमते रहा है, 1600 से 2200 के रेंज में। तो कोई अच्छा रिटर्न स्टॉक ने कमा के नहीं दिया है, जबकि उसका प्राइस टू बुक और प्राइस टू इक्विटी इसकी वजह से काफ़ी घट गया, क्योंकि ऐसा नहीं था कि कंपनी, बैंक काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर रही थी, वो साल दर साल अपना प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ाते जा रही थी। तो इसलिए वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव ये काफ़ी सस्ता हो गया है, और मेरा मानना है कि यहाँ से जैसे ही अर्निंग्स में पिकअप होगा तो ये बैंक काफ़ी ज़्यादा कैचअप कर सकती है, और जो अंडर परफॉर्मेंस रहा है पिछले 4-5 साल में उसको भी कवर अप कर सकती है अगले 2-3 साल में। तो सबसे
बड़ा बुलिश मैं कोटक महिंद्रा बैंक पे हूँ। सेकंड मेरा सबसे पॉजिटिव बेट HDFC बैंक में है। इस पे भी पिछले 2-3 साल से ओवरहैंग था बिकॉज HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हुआ, तो मैनेजमेंट का काफ़ी सारा बैंडविड्थ उस मर्जर में चला गया। दूसरा, जो इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो था वो 110% पे चला गया था बिकॉज ऑफ दिस मर्जर, जबकि RBI कहता है कि ये रेशियो जनरली 70-80% के आसपास होना चाहिए। तो इसलिए HDFC बैंक काफ़ी टाइम से अपना क्रेडिट ग्रोथ बहुत ही कर्टेल करके चल रहा था ताकि उनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कंट्रोल में आ सके। तो ऑलरेडी 90-95% के आसपास आ चुका है और बैंक का टारगेट है कि FY27 तक इसको 85% पे लेके जाना है। तो जो एक बॉटल नेक था कि जिसकी वजह से बैंक्स कॉशियसली अपना क्रेडिट या लोन्स ग्रोथ नहीं बढ़ा रही थी, वो भी ग्रेजुअली ईज आउट हो रहा है। तो ये सेकेंड मेरा प्रेफरेंस रहेगा। थर्ड रहेगा ICICI बैंक। इस बैंक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है। पिछले 5 साल में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस ICICI बैंक ने ही दिया है। तो मोमेंटम काफ़ी बढ़िया है, लेकिन स्टॉक भी थोड़ा भाग चुका है। अगर आप देखोगे तो प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा इसका प्राइस टू बुक है और ये वर्थ भी है, बनता भी है बिकॉज बैंक ने पिछले 5 साल से काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बना के भी दिया है। लेकिन आने वाले 3 साल के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि कोटक बैंक और HDFC बैंक, इनसे जो ओवरहैंग हट गया है वो कैचअप करेंगे और ICICI बैंक को तगड़ी टक्कर देंगे इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। इसलिए मैंने ICICI बैंक को थर्ड प्रेफरेंस रखा है। फोर्थ प्रेफरेंस मेरे लिए SBI है क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्ट है। लेकिन PSUs में ना, मैं 15 साल से बाज़ार में हूँ, हमेशा ऐसा ही होता है। PSUs के वैल्यूएशन, PSU बैंक्स के वैल्यूएशन प्राइवेट बैंक से हमेशा काफ़ी कम रहते हैं। हमेशा यही लगता है कि वैल्यूएशंस काफ़ी कंफर्ट है, लेकिन जिस हिसाब से इनका लोन ग्रोथ होना चाहिए, जैसा प्राइवेट बैंक्स 15-20% का ग्रोथ करती हैं, उतना PSU बैंक्स जनरली नहीं कर पाती हैं। और जब भी एसेट क्वालिटी में भी डिटीरियोरेशन आता है तो सबसे पहले इन्हीं में डिटीरियोरेशन आता है, तो इनके स्टॉक्स जनरली अंडर परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए ये मेरे लिए फोर्थ प्रेफरेंस है। लेकिन PSU बैंक्स में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मेरे लिए ये सबसे पहला नाम है और सब यही नाम है जिसमें मैं PSU बैंक्स में निवेश करना चाहूँगा। एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को मैं अवॉइड करना चाहूँगा क्योंकि ये मेजरली कैचअप प्लेयर्स होते हैं। जब अगर आप देखोगे कि HDFC बैंक, ICICI, कोटक, ये काफ़ी अच्छा इनके स्टॉक्स भाग चुके होंगे, उनके रिजल्ट्स अच्छे आए होंगे और स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे दिए होंगे, उसके बाद आप देखोगे कि एक्सिस बैंक चलने लगेगा। सिमिलरली जब SBI काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बना दे चुका होगा अपने इन्वेस्टर्स को, उसके बाद आप देखोगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा कैचअप प्ले करेगा। तो इसको आप ट्रेडिंग नज़रिए से बाद में देख सकते हो जब ये मेन नेम्स अच्छे रिटर्न्स दे चुके हों और काफ़ी ज़्यादा भाग चुके हों, तब आप एज अ ट्रेडिंग प्ले इनको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं इनको अवॉइड करूँगा। अब चलते हैं NBFCs की ओर। तो जो सबसे बड़े NBFCs हैं, बजाज फिनेंस, चोलामंडलम फिनेंस और मुथूट फिनेंस, मैंने इनको कंसिडर किया है। उसके अलावा मैंने HDB फिनेंशियल्स और आवास फिनेंसियर्स को भी कंसिडर किया है क्योंकि बाकी जो मिड कैप और स्मॉल कैप NBFCs हैं उनमें से मुझे ये दो सबसे बेहतरीन लगे इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मेट्रिक्स, उनकी मैनेजमेंट क्वालिटी, इनकी एसेट क्वालिटी, इनकी पास्ट परफॉर्मेंस। तो इसलिए मैंने NBFCs में ये 5 NBFCs को कंसिडर किया। तो अगर आप NBFCs में देखोगे तो एक कॉमन ट्रेंड देखने मिली है कि एसेट क्वालिटी में डिटीरियोरेशन देखने मिला है। तो अगर आप देखोगे तो बजाज फिनेंस में एसेट क्वालिटी 0.86% से बढ़ के 1.3% पे चला गया है ग्रॉस NPA। नेट NPA में भी काफ़ी बढ़त देखने मिली है। चोलामंडलम फिनेंस में भी सेम पैटर्न प्ले आउट हुआ है। मुथूट फिनेंस में एसेट क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हुई है। HDB फिनेंशियल्स में भी एसेट क्वालिटी में
गिरावट देखने मिली है। आवास फाइनेंसियर्स में भी एसेट क्वालिटी में डिटीरियोरेशन देखने मिला है। ग्रॉस एनपीए 1.83% से बढ़ के 2.21% हो गया है और नेट एनपीए 0.47% से बढ़ के 0.57% हो गया है, जो कि मैनेजमेंट का मानना है कि ये थोड़ा सीजनल होता है और ये अपकमिंग क्वार्टर्स में इसको कंट्रोल में लेके आ जाएंगे। अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की बात करूँ तो सारी ही कंपनियों ने डबल डिजिट रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ क्लॉक किए हैं, एक्सेप्ट एचडीबी फाइनेंशियल, जिसमें प्रॉफिट में एक हिट देखने मिला है क्योंकि इन्होंने अपने प्रोविजंस बढ़ा दिए हैं बिकॉज ऑफ एसेट क्वालिटी डिटीरियोरेशन। और अगर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखें तो मुथूट फिनेंस ने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं। 43.6% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है और 90% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। अगर हम इनके वैल्यूएशंस की बात करें तो बजाज फिनेंस बीइंग अ मार्केट लीडर और उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो 5.54 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा है। चोलामंडलम 5.19, मुथूट फिनेंस 3.77, एचडीबी फाइनेंशियल्स 3.72, आवास फाइनेंसियर्स 3.01। और प्राइस टू इक्विटी की बात करूँ तो मुथूट फिनेंस, आवास फाइनेंसियर्स सबसे सस्ते लग रहे हैं और बाकी सब 27, 28, 30 के पी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं रिजल्ट्स रिएक्शन की बात करूँ तो मेजॉरिटी के रिजल्ट्स रिएक्शन पे शेयर बाज़ार ने गिरावट देखने मिली, एक्सेप्ट मुथूट फिनेंस। मुथूट फिनेंस के नंबर्स तो बाज़ार को इतने ज़्यादा पसंद आए कि रिजल्ट्स के बाद शेयर 9.5-10% भाग गया सिर्फ एक दिन में, जबकि बजाज फिनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल्स, चोलामंडलम फिनेंस, आवास फाइनेंसियर्स, इन सब में एक बड़ी गिरावट देखने मिली है, 8-10%, किसी किसी केस में तो 10% से ज़्यादा की गिरावट देखने मिली है। तो जो पॉजिटिव्स मैं प्रीवियस स्लाइड में बैंक्स के बारे में बता रहा था वो सारे ही एनबीएफसीज के लिए भी प्ले आउट होने वाले हैं। अगला 1 या 2 क्वार्टर एनबीएफसीज के लिए अभी भी थोड़ा दुखदाई, कष्टदायी हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये जो इंटरेस्ट रेट्स में कट हुई है उसका इनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में भी एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा। मतलब इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, इनका निम्स बढ़ेगा आगे जाके। तो एनबीएफसीज में इनफैक्ट जब इंटरेस्ट रेट्स कट होती हैं तो उनका मल्टीपल काफ़ी ज़्यादा होता है, इन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट बैंक से भी ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए मैं एनबीएफसीज पे भी काफ़ी बुलिश हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे तो क्रेडिट ग्रोथ का भी इश्यू नहीं है। बैंक्स में आप देख रहे होंगे कि सिंगल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ था, जबकि यहाँ पर कंसिस्टेंटली आप देख रहे हो कि डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ है। तो जैसे ही इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगा, एसेट क्वालिटी स्टेबलाइज होगा, तो इन पे जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का असर होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू बैंक्स। ठीक है, अब इसमें मैं प्रायोरिटाइज करूँ कि कौन से स्टॉक्स पे मैं सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो मैं बुलिश हूँ वो आवास फाइनेंसियर्स पे हूँ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। इसकी एसेट क्वालिटी ओवर द ईयर्स काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेंटेन कर रखी है, मैनेजमेंट बढ़िया है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो 3 के प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है, कंसिस्टेंटली डबल डिजिट ग्रोथ करती है। मैनेजमेंट की गाइडेंस इस साल के लिए 18 से 20% की है और आने वाले 5 साल के लिए 20 से 25% की रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की गाइडेंस है। तो ओवरऑल एज अ पैकेज मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ आवास फाइनेंसियर्स पे। जैसे मैंने कहा कि एक आध क्वार्टर की थोड़ी सी पेन अभी भी आगे देखने मिल सकती है, मतलब सितंबर क्वार्टर में भी थोड़ा सा रिजल्ट्स अच्छे नहीं रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिजल्ट्स में काफ़ी अच्छा पिकअप देखने मिलेगा। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा बुलिश जिस पे हूँ वो है एचडीबी फाइनेंशियल्स। अगेन इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, 2007 में एस्टैब्लिश हुई थी और 18 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छा तेज़ी से ग्रोथ कर दिया है।
HDFC ग्रुप की कंपनी है, मैनेजमेंट क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। तो और एसेट क्वालिटी भी आप देखें तो ग्रॉस NPA, नेट NPA काफ़ी कंट्रोल में है, तो इस पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। थर्ड मेरा प्रेफरेंस रहेगा बजाज फिनेंस, क्योंकि एवरग्रीन कंपनी रही है, इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पैसे बना के दे चुकी है, और पिछले कुछ टाइम पे इन्वेस्टर्स ने इस पे काफ़ी ज़्यादा दांव लगाना कम कर दिया, बिकॉज लोगों को ये डर था कि जिस तेज़ गति से वो ग्रो करते आई है पिछले दशक में, उस तेज़ गति से नहीं ग्रो कर पाएगी, क्योंकि स्केल काफ़ी बड़ा हो चुका है। लेकिन कंपनी कंसिस्टेंटली अपने जोग्राफी को ग्रोथ कर रही है, नए नए वर्टिकल्स में जा रही है, कंसिस्टेंट एक परफॉर्मेंस देते रही है, तो इसलिए मैं इस पे भी काफ़ी बुलिश हूँ। फोर्थ मैं मुथूट फिनेंस पे भी काफ़ी बुलिश हूँ। इनका सबसे ज़्यादा जो पोर्टफोलियो है वो गोल्ड फिनेंस में ऐसे आता है, और प्रॉपर्टी फिनेंस यानी कि होम लोन और गोल्ड फिनेंस, ये दो सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ लेंडिंग है। बिकॉज अगर कोई इंस्टीट्यूशन, चाहे बैंक हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दे रही है, तो उसका पैसा डूबने के चांसेस ना के बराबर है। सिमिलरली गोल्ड लोन में, क्योंकि जिसको भी वो लोन देती है उसके सामने उसका गोल्ड गिरवी रख लेती है, तो अगर मान लो जिसने पैसा बोरो किया है वो पैसा नहीं चुका पाता, तो वो गोल्ड को लिक्विडेट करती है, गोल्ड को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकती है। तो ये जो दो सेफेस्ट फॉर्म ऑफ लेंडिंग है, जिसमें आवास फिनेंसियर्स, मुथूट फिनेंस और HDB फिनेंशियल्स का भी गोल्ड लोन का काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है, तो इन सब पे रिस्क काफ़ी कम रहता है, और ये ऐसे एरियाज़ को केटर करते हैं, Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटीज़, जिन लोगों के पास अच्छे सैलरी स्लेब से अच्छे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो बैंक्स के पास से वो केटर कर पाए, तो इसलिए वो इंटरेस्ट रेट्स भी ज़्यादा चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक्स। और ये जो अपना डेमोग्राफी है Tier 3, Tier 4, इनमें एस्पिरेशन काफ़ी ज़्यादा है, ग्रोथ का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, तो इसलिए इन सारे NBFCs पे मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। और आपको भी अगर ये रीजनिंग सही लगता है तो आप भी इनको कंसिडर कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जैसे जैसे CRR कट ग्रेजुअली सितंबर से होता जा रहा है, और 1-2 क्वार्टर के बाद बैंक्स के और NBFCs के नतीजे ग्रेजुअली इम्प्रूव होना स्टार्ट होंगे, क्रेडिट साइकिल पिकअप होगी GST रैशनलाइजेशन की वजह से, और जो फिनेंस बजट में टैक्स कट्स हुए हैं उसकी वजह से, तो अगले 3 साल के नज़रिए के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये अगले 1-2 क्वार्टर की वॉलेटिलिटी को राइड ऑन कर सकते हो, तो इसमें आप डेफिनेटली अपना एलोकेशन बढ़ा भी सकते हो, जो कि मैं खुद अप्रोच फॉलो करने वाला हूँ। तो कोई भी डिप मिले तो इन क्वालिटी नेम्स में मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाने वाला हूँ, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि 3 साल बाद ये जो क्वालिटी नेम्स हैं वो बहुत ही बढ़िया डबल डिजिट कंपाउंडेड रिटर्न्स जनरेट करके देंगे एज एन इन्वेस्टर, इसलिए मैं इस पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। तो चलिए, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।